मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। तो ये बीमारी क्या है, किस वजह से होती है, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसको कि शॉर्ट में SMA ऐसे भी कहा जाता है, एक तरह से हेरिडिटी डिसीजेस का एक ग्रुप होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि इसेंशियल स्केलेटल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उन न्यूरॉन्स को धीरे धीरे करके ये बीमारी डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और साइंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को उसके डेली एक्टिविटीज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। करंट सिचुएशन में इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके बारे में हम ट्रीटमेंट सेक्शन में बात करेंगे। और इस बीमारी को रोका भी नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस वजह से होती है, इसके बारे में। इंसान के शरीर में जो SMN1 जीन होती है, उस जीन में कुछ म्यूटेशंस होने की वजह से या फिर कुछ एबनॉर्मल चेंजेस होने की वजह से उस पेशेंट को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये बीमारी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लक्षणों के बारे में। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की वजह से उस पेशेंट में मसल वीकनेस हो जाती है, मसल्स की जो टोन है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। पेशेंट अपने बॉडी पार्ट्स को, स्केलेटल मसल्स को ठीक से मूव नहीं कर पाता, मतलब कि जॉइंट्स की मोबिलिटी काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता, ठीक से खाना नहीं निगल पाता, ठीक से चल नहीं पाता। पेशेंट के जो मोटर स्किल्स है वो काफी ज्यादा डिलेड होते हैं, मतलब कि जितने जल्दी उसके रिफ्लेक्सेस आने चाहिए या फिर मोटर स्किल्स जो होने चाहिए वो ठीक से नहीं होते। इसी के साथ साथ उसके स्पॉन्टेनियस टंग मूवमेंट्स भी होने लगते हैं। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के डायग्नोसिस के बारे में। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है, पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। इसी के साथ साथ हम उस पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए कुछ जेनेटिक ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके बाद CPK टेस्ट करना, क्रिएटिनिन काइनेस टेस्ट करना, एक कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है जिनको इस्तेमाल करके हम उस पेशेंट में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को डायग्नोस कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या फिर SMA के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ज़ोलजेस्मा इंजेक्शन के बारे में, तो इस कंडीशन में इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए उस पेशेंट को ज़ोलजेस्मा इंजेक्शन देना पड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, जिसके बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की हुई है। तो इस तरह से इस इंजेक्शन के थ्रू उस पेशेंट को जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना एकमात्र उपाय होता है। इस इंजेक्शन को देने के बाद ज्यादातर पेशेंट में अच्छी तरह से रिकवरी देखी गई है। इसके बाद दूसरा एक ड्रग है जिसको कि न्यूसिनर्सिन इस नाम से जाना जाता है। ये ड्रग भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को ट्रीट करने के लिए उस पेशेंट को दिया जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को जरूरत पड़ने पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना और सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी देना ये भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो आज हमने इस वीडियो में बात की स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें जरूर पूछ सकते हो।